हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव डायरीज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कॉनन पार्कर। तो आज है एपिसोड नंबर 10, आखिरी रास्ता। ये कहानी शुरू होती है 2008 में और मैं उस समय 22 साल का था। मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने अपने गांव जालोर राजस्थान में अपने साथ चलने के लिए कहा क्योंकि नवरात्रि मनाई जा रही थी। क्योंकि मैं अपने शुरुआती 20वें वर्ष में था और नई जगहों की खोज करना चाहता था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे हाँ कर दी थी। कहानी पर वापस लौटते हुए बॉम्बे से माउंट आबू और फिर जालोर तक 20 से अधिक घंटों की कष्टदायक बस यात्रा के बाद हम एक छोटे से गांव पहुंचे और उस गांव का फिलहाल मुझे नाम याद नहीं है। यह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने कभी सोचा था कि राजस्थान का कोई गांव होगा। मेरा मित्र जो उसी गांव के एक छोटे से घर में कुछ देवी पूजा करना चाहता था। हम लोग शाम करीब 4 बजे घर पहुंचे। मुझे वास्तव में उस पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उस घर की महिला पर देवी का आशीर्वाद है और नवरात्रि के दौरान सूर्यास्त के बाद उस महिला पर देवी का प्रभाव पड़ता है और वह अपने पास आने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद देती है और वह समस्याएं सुनने के लिए भी जानी जाती थी। वो भक्तों से मिलती थी और उनकी समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्हें सुझाव भी देती थी। वैसे भी मैंने यह सब होते हुए देखा था। जब सब कुछ खत्म हुआ तब तक रात के 10 बज चुके थे। मेरे दोस्त ने मुझे उसके घर पर ही रुकने का सुझाव दिया, लेकिन मैं कुछ जरूरी काम के कारण अगले ही दिन मुंबई पहुंचना चाहता था। मैं रुकना और समय बर्बाद करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके बजाय मैंने उसे अभी मुंबई जाने के लिए मना लिया ताकि हम समय पर मुंबई पहुंच सके। हम माउंट आबू रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते थे जो उस जगह से 120 किलोमीटर दूर था। यह एक निर्जन गांव था और उस समय ट्रांसपोर्टेशन ढूंढना लगभग असंभव था। कुछ प्रयास करने के बाद हमें एक व्यक्ति मिला जिसने कुछ दिलचस्पी दिखाई क्योंकि मैंने उसे हमें माउंट आबू तक ले जाने के लिए डबल पैसे देने की बात कही और बाद में वह सहमत भी हो गया। उसने हमसे कहा कि वह लगभग 30 मिनट में आ जाएगा और वह हमें वहां से अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस बीच गांव वालों ने हमें वहीं रुकने और उस समय यात्रा न करने के लिए कहा क्योंकि उनके अनुसार पूरा क्षेत्र असाधारण रूप से सक्रिय माना जाता था और उनमें से कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया था। बेटा, इस वक्त जाना ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ अजीब होता है। तुम लोगों को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, मत जाओ। पूछने से ज्यादा वे हमें अनुरोध कर रहे थे, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था और वे जो कुछ भी कह रहे थे उसे नजरअंदाज कर दिया। ड्राइवर के 30 मिनट 90 मिनट में बदल गए, लेकिन आखिर में वह विस्की के कुछ पैक पीने के बाद आ ही गया और फाइनली हम चले गए। यह एक सामान्य खुली नीली जीप थी। मेरा आलसी दोस्त पिछली सीट पर चला गया और उसे झपकी आ गई, जबकि मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था और बातें कर रहा था। वहां अवेलेबल एकमात्र रोशनी जीप की हेडलाइट थी। सड़क की स्थिति टुकड़ों में बहुत खराब थी, इसलिए कुछ किलोमीटर चलने के बाद शायद 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक पैच था जिसमें बहुत सारे गड्ढे थे, जिससे गुजरने के लिए जीप को 5-10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति धीमी करनी पड़ी। तो उस पैच को पार करते समय मैंने किसी को अपने कानों में बहुत स्पष्ट रूप से आए आए कहते हुए सुना और अगले ही पल मैंने एक जोर से हंसने की आवाज सुनी, जैसे कि जीप में कोई बैठा हो और हंस रहा हो। मैंने जल्दी पिछली सीट की जांच की जहां मेरा दोस्त गहरी नींद में सो रहा था। अगले ही पल मैंने ड्राइवर की तरफ देखा कि क्या उसने भी ये बात सुन ली थी और वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। अब हम दोनों घबरा गए थे। उसने एक्सीलेटर को जितनी जोर से दबा सकता था दबाया। जल्द ही जीप 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हम दोनों उस वक्त काफी डरे हुए थे। ड्राइवर उस जगह की खामोशी को जानने के बावजूद हमें छोड़ने के लिए तैयार होने के लिए खुद को कोस रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ हंसी बार बार और जोर से बढ़ती जा रही थी। हम और अधिक भयभीत होने लगे थे। मैं यह जानने के लिए जीप में और बाहर इधर उधर देखता रहा था कि क्या हो रहा है। तभी ड्राइवर अचानक चिल्लाया और मुझसे पीछे ना देखने का कारण पूछा, जिस पर उसने कहा कि किसी ने अभी अभी उसके कंधे पर हाथ रखा है। अब हमारे लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि अचानक हमने देखा कि कुछ दूरी पर सड़क के कोने पर हेडलाइट की रोशनी में कोई व्यक्ति बीच रास्ते से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही हमारी जीप उसके करीब पहुंच रही थी, वह सड़क के बीच में आ गया और वहीं खड़ा हो गया।
हम दोनों यह देख रहे थे लेकिन हम डरे हुए थे। उस आदमी और जीप के बीच लगभग 10 फीट की दूरी रह गई थी और वो गायब हो गया। अब हम दोनों लगभग स्थिर हो गए थे और कोई शब्द नहीं बोल रहे थे। जब तक हम माउंट आबू नहीं पहुंचे वह उस स्पीड से ही गाड़ी चलाता रहा। ये माउंट आबू रोड ट्रिप एक्सपीरियंस मेरे लिए आज भी स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस है। मैं उस रात को शायद ही कभी भूल सकता हूँ। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी। तो आप लोगों ने देखा कैसे एक सोलो रोड ट्रिप एक्सपीरियंस रात में कितना डरावना हो सकता है। इसलिए कभी कभी हमें लोगों की बातें सुन लेनी चाहिए, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो आज की आपको रियल लाइफ हॉन्टेड एक्सपीरियंस पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी ऐसी हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस हैं या रियल लाइफ इंसिडेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दिए मेल आईडी पर अपनी कहानी शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस कहानी को अब हम अपने डिटेक्टिव थ्योरी से जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक लड़का अपने फ्रेंड के साथ उसके गांव चला जाता है, वो भी नवरात्रि के टाइम पे, जिस टाइम कहा जाता है कि काफ़ी जादू टोना किया जाता है। और ये कहानी काफ़ी ओल्ड भी है, 2008 की है। तो 2008 में गाँव में ये सब चीज़ें तो बहुत सारी फेमस ही थी। तो इसलिए जो गाँव के बड़े बूढ़े लोग कहते हैं तो हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है ऐसी चीज़ों का। इसलिए कभी कभी हमें उन्हें सुन लेना चाहिए और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मैं भी ये दोनों जैसा कह रहे हैं कि इन्हें कोई सड़क में बीच रास्ते में कोई दिखा, वैसा दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता है। ये शायद इनके माइंड का इल्यूजन हो और इन्हें शायद हेलुसिनेशन भी हुए हो सकते हैं कि इनके सिर्फ माइंड का भ्रम हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं इस कहानी से तो यही सीखता हूँ। आपके क्या विचार है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए, मुझे भी देर हो रही है और मैं चला अपने दोस्त के गाँव घूमने के लिए।